डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी हम वर्ब्स ली थी। वर्ब्स में हमने आपको बताया था कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। फिर इंट्रांजिटिव वर्ब्स में मैंने आपको बताया था कि रिवर्स फ्लो, विंड्स ब्लो, ये जो कंप्लीट प्रेडिकेशन है, मतलब एक वर्ब अपने आप में कंप्लीट प्रेडिकेशन है। लेकिन फिर बाद में मैंने आपको बताया था कि इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी है, अगर उसको कंप्लीट बनाने के लिए कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होती है। ए हॉर्स इज ए फोर लेगेड एनिमल, द बैगर टर्न्ड आउट ए थीफ, द मैन हैज फॉलन सिक, द डॉग वेंट मैड। नाउ इसमें हमने बताया था कि ये तो नाउन है यहाँ पे, जो कि कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। थीफ नाउन है, एडजेक्टिव यहाँ पे सिक और मैड जो है ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ। पार्टिसिपल जो है ये यहाँ पे प्लीज्ड, पास्ट पार्टिसिपल है ये, अ, और ये जो है कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। मैं आपको फिर बता रही हूँ कि हमारे इंग्लिश में कुछ वर्ब्स हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों के रूप में काम में ली जा सकती है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों के रूप में काम में ली जा सकती है। द स्टैग कंटिन्यूड रनिंग एंड जंपिंग, जो स्टैग है चलता रहा, रनिंग और जंपिंग करता रहा। प्रिपोजिशन विद ऑब्जेक्ट, ये भी जो है हमारे कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। योर कोट इज ऑफ मैनी कलर्स, दैट बुक प्रूव्ड ऑफ नो यूज, तो ये यहाँ पे प्रिपोजिशन है विद ऑब्जेक्ट। इन्फिनेटिव, द फ्लावर सीम्स टू बी फेडिंग, यू अपीयर टू हैव फॉरगॉटन मी, तो ये यहाँ पे इन्फिनेटिव आ रहा है। इन्फिनेटिव हम किसको कहते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द फ्लावर सीम्स टू बी फेडिंग और यू अपीयर टू हैव फॉरगॉटन मी। एडवर्ब, द मैन हैज फॉलन asleep एंड द रिजल्ट्स आर व्हाट वी एक्सपेक्टेड, तो यहाँ पे जो है एडवर्ब क्लॉज है, द मैन हैज फॉलन asleep, द रिजल्ट्स आर व्हाट वी एक्सपेक्टेड, तो यहाँ पे ये एडवर्ब क्लॉज है। ये इन्फिनेटिव है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑफ मैनी कलर्स, प्लीज, ये पार्टिसिपल है। तो ये यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं। नाउ when the complement comes after an intransitive verb, it is called a subjective complement। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान में रखना है कि when the complement comes after an intransitive verb, it is called a subjective complement because it relates to the subject. But when it comes after a transitive verb in active voice, it is called an objective complement because it relates to the object। बहुत सिंपल है कि जब कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को रिलेट करता है, सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, इसको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, और जब ये ऑब्जेक्ट को रिलेटेड रहता है तो इसको हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और ये मैंने आपको बताया है कि कितने तरह के कॉम्प्लीमेंट हम हमारे हो सकते हैं। नाउन से बनते हैं, एडजेक्टिव से बनते हैं, पार्टिसिपल से बनते हैं, प्रिपोजिशन विद ऑब्जेक्ट से बनते हैं, इन्फिनेटिव से बनते हैं, एडवर्ब क्लॉज से बनते हैं। नाउ but when it comes after a transitive verb, this is objective complement। Now the cognate object, cognate object क्या हुआ? When intransitive verb, though it is never followed by a noun denoting an outside or foreign object, may sometimes be followed by a noun already implied more or less in the verb itself। जबकि कई वर्ब में ही जो है implied रहती है, इसको हम जो है कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसका मतलब कैसे हुआ? एक बार फिर देखिए, एन इंट्रांजिटिव वर्ब दो इट इज नेवर फॉलोड बाय ए नाउन, इंट्रांजिटिव वर्ब है तो वहां पे हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो नेवर फॉलोड बाय नाउन डिनोटिंग एन आउटसाइड ऑफ फॉरेन ऑब्जेक्ट, मे समटाइम्स बी फॉलोड बाय नाउन ऑलरेडी इम्प्लाइड। तो लेकिन ऑलरेडी इम्प्लाइड जो निहित नाउन है उसके लिए कैसे? thus we can say he has lived a sad life where the noun life is implied by the verb lived। तो यहाँ पे implied का मतलब है निहित, तो जब ऑलरेडी वो निहित है तो वहां पे हम इस तरह का जो है ऑब्जेक्ट काम में ले लेंगे।
तो he has lived a sad life where the noun life is implied already in the verb lived and is fact part of its meaning. Such objects are called cognate और kindred. Cognate objects और kindred objects क्यों? क्योंकि ये implied होते हैं, because the noun denoting them is of kindred meaning to that of the verb itself. अच्छा, kindred meaning to that of the verb itself, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब से ही निकल कर आ रहा है, जैसे कि he has lived a sad life, तो जो लाइफ है वो जो लिव से ही निकल कर आ रही है। तो अब हम देखेंगे कि देयर आर 4 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉग्नेट वर्ब, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट्स, कि 4 तरह के जो है कॉग्नेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। कॉग्नेट नाउन फॉर्म डायरेक्टली फ्रॉम द वर्ब। he laughed a healthy laugh, sorry, he laughed a hearty laugh. He died a sad death. He lived a long life. He fought a good fight. He slept a sound sleep. He prayed an earnest prayer. He sighed a deep sigh. He sang a fine song. तो ये जो चीज है, ये कहने का मतलब क्या है कि ये सब जो है वर्ब से ही निकली हुई हैं, इसलिए इसको हमने किंड्रेड, कॉग्नेट या फिर इम्प्लाइड नाउन कहा है। अब cognate noun of similar meaning. He went a long way. He fought a good battle. He struck a deadly blow. He ran his own course. It blows a brisk gale. The bells ring a merry peal. तो ये सब रिलेटेड है, सिमिलर मीनिंग निकाल रहे हैं ये। तो ये एक तरह का दूसरे तरह का कॉग्नेट ऑब्जेक्ट हुआ, कॉग्नेट नाउन ऑफ सिमिलर मीनिंग। ही रैन हिज ओन कोर्स। ए नाउन, तीसरी तरह का कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ? ए नाउन डिस्क्रिप्टिव ऑफ द कॉग्नेट नाउन अंडरस्टूड। दे शाउटेड अप्लॉज। इसका मीनिंग क्या हुआ? दे शाउटेड ए शाउट ऑफ अप्लॉज, तो वो जोर से उन्होंने ताली बजाई या प्रशंसा करी। तो इसमें इसी को रिपीट हो रहा है ये, और उसी को ही माना गया है। ही सर्व द अप्रेंटिसशिप। ही सर्व्ड हिज, इसका मीनिंग क्या निकलता है? ही सर्व्ड हिज अप्रेंटिसशिप, और एक्चुअल मीनिंग इसका क्या निकलता है? ही सर्व्ड हिज सर्विस एज एन अप्रेंटिस। He ran a great risk. He ran a course of great risk. He played the fool. क्या मतलब हुआ इसका? He played the part of a fool. और लास्ट हमारा कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ? एन एडजेक्टिव क्वालिफाइंग द कोग्नेट नाउन अंडरस्टूड। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइंग द कोग्नेट नाउन अंडरस्टूड, जैसे ही शाउटेड हिज लाउडेस्ट, बहुत जोर से चिल्लाया। ही ran his fastest, ये यहाँ पे एडजेक्टिव को काम में लिया जा रहा है। he fought his best, she sang her sweetest, he breathed his last, he tried his hardest। तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव को काम में लेके किया जा रहा है कॉग्नेट ऑब्जेक्ट को। अब intransitive verb in a casual sense. If an intransitive verb is used in the sense of causing a thing to be done, it becomes transitive. जब कैजुअल सेंस में काम में लिया जाता है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब बन जाती है, सकर्मक। द काइट फ्लू इन द एयर, तो ये तो हमारी है इंट्रांजिटिव वर्ब। एंड ही फ्लू द काइट, उसने काइट उड़ाई। तो मैं आपको फिर कह रही हूँ, इंग्लिश में 50% वर्ब्स ऐसी हैं जो कि इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव दोनों के रूप में काम में ली जा सकती है। द काइट फ्लू इन द एयर, ही फ्लू द काइट। The soldiers marched out. He marched out the soldiers. Wheat grows in the field. He grows wheat in the field. The boat floated and he floated the boat. तो कहने का मतलब क्या है कि ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव, एक वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों में काम में ली जा सकती है, लेकिन जब ये कैजुअल मैनर में आ रही है तो ये ट्रांजिटिव बन गई है। यहाँ पे सब में जो है ऑब्जेक्ट काम में आया है, काइट, सोल्जर्स, फील्ड, बोट। और यहाँ पे द काइट फ्लू इन द एयर, द सोल्जर्स मार्च्ड आउट, व्हीट ग्रोज इन द फील्ड, द बोट floated. There are a few intransitive verbs in which the casual sense is indicated by some change of vowel.
अब there are a few intransitive verbs in which the casual sense is indicated by some change of vowel. कुछ vowel के change के साथ the tree falls, he fells the tree. There are few intransitive verbs in which the casual sense is indicated by some change of vowel. The cow lies on the grass, the man lays down his coat. We must not sit here, he set the book in order. तो इस तरीके से कुछ वर्ब्स अलग तरीके से इंट्रांजिटिव से ट्रांजिटिव में बन जाती है। अब प्रिपोजिशनल वर्ब्स, कुछ वर्ब प्रिपोजिशनल भी होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। वो कैसे? एन intransitive verb कैन बी मेड ट्रांजिटिव बाय हैविंग ए प्रिपोजिशन एडेड टू इट। intransitive verb जो है ट्रांजिटिव बन जाती है, जैसे कि intransitive verb इसमें जब हमने कैजुअल मैनर में काम में लिया तो ट्रांजिटिव हो गई। उसी तरीके से जब हम कोई प्रिपोजिशन लगाते हैं तो वही इंट्रांजिटिव वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव बन जाती है। नो वन एवर थॉट ऑफ सच ए थिंग, सच ए थिंग वॉज नेवर थॉट ऑफ। नो वन एवर थॉट ऑफ सच ए थिंग, तो ये यहाँ पे जब हम थॉट ऑफ आ गया है तो ये ट्रांजिटिव बन गई है। सच ए थिंग वॉज नेवर थॉट ऑफ। तो जब हम प्रिपोजिशन काम में लेते हैं तो कहीं पर वही इंट्रांजिटिव वर्ब जो है ट्रांजिटिव बन जाती है। When the verb is in the passive voice, the or of cannot be passed as a preposition. Since there is no object to it, it must therefore be passed as a part of the verb itself. In prepositional verb, the preposition is always placed after the verb. In prepositional जो verbs हैं जो कि हमारी transitive बन जाती हैं बाद में, उनके बाद हमेशा जो है preposition लगाई जाती है, but with and over are often placed before it. लेकिन जब with और over हम लगाते हैं तो वो अक्सर जो है पहले ही आती है। he with a, he stood against endured the attack. he stood against the attack, तो यहाँ पे with पहले आ गया। he was overcome, यहाँ पे overcome पहले आ गया। the field is overgrown, तो अधिकतर तो जो prepositions हैं जब हम intransitive से transitive करते हैं तो अधिकतर prepositions तो बाद में आती हैं, जैसे कि thought of, लेकिन with and over जो है ये हमेशा पहले आती हैं। All these verbs, when they are used apart from the preposition, are intransitive. ये सभी जो verbs हैं अगर बिना preposition के काम में ली जाएंगी, all these verbs when they are used apart from the preposition are intransitive. ये intransitive है। It is the preposition which makes them transitive. ये preposition ही है जो उनको transitive बनाती है, और अगर हम preposition काम में नहीं लेते हैं तो वो intransitive रहती हैं। तो इस तरह से हम क्या मानेंगे कि thus there are two ways, दो तरीके हैं जिससे कि intransitive verb जो है transitive बन जाती है। वो कैसे? when it is used in a casual sense, जो कि हमने आपको पहले बताया था कि जब जो है intransitive verb casual sense में काम में ली जाती है तो ये transitive बन जाती है, और जब intransitive verb is connected with the preposition, जब intransitive verb preposition से connect होती है तो that the verb compounded with the preposition can be made passive, क्योंकि ये passive बनाई जा सकती है, इसलिए intransitive verb जो है transitive बन जाती है। अब अभी मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो होते हैं। तो जो वर्ब के जस्ट बाद में आता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो बाद में आता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें हमें पता लगाना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो ब्रिंग मी द बुक जो वर्ब के बिल्कुल बाद में आता है वो मी है। अलाउड में ये हिम है जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये जो सब्जेक्ट वर्ब के बाद जो जो वर्ड्स आ रहे हैं वो सब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही टॉट मी, ही रिफ्यूज्ड मी, आई हैव आस्क्ड यू, दे गेव द बॉय, दे सेंट द बॉय, तो दे लेंट मी, दे फाइंड हिम, ही ओड मी, the man told me, he left them, they played him, he promised me, they sold him.
ही डिड मी, तो मी, मी, him, me, you, the boy, me, him, me, them, him, him, me। ये जो सब हैं, जो मैंने प्रोनाउंस या नाउन्स बोले, ये जो सबके सब जो वर्ब्स के बाद आ रहे हैं, ये तो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और बुक, द 2 रुपी, इंग्लिश, लोन, क्वेश्चन, प्राइज, बुक, 10 रुपीज, 10 रुपीज, 12 रुपीज, स्टोरी, ऑल इज प्रॉपर्टी, ट्रिक, हेल्प, 2 horses, ग्रेट काइंडनेस, ये सब जो हैं हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ आज हमारा वर्ब्स का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का चैप्टर है वो हमारे आज यहाँ पे खत्म हो जाता है।